हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सभी को हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा मोटिव रहेगा कि आरएससीआईटी के जितने भी थ्योरी कंसेप्ट्स हैं वो हम आपको कवर करवाएं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो सेशन में हम आपको आरएससीआईटी के आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण जो थ्योरी कंसेप्ट्स है उनको इसमें कवर करेंगे। तो बने रहिए और इस वीडियो को शेयर भी अपने मित्रों के साथ कीजिए। हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम जितने भी आरएससीआईटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सब इस सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर जितनी भी थ्योरी सेशंस आती है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे प्रैक्टिकल को लेकर। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के आगे चलते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जानना है। बेसिक कंप्यूटर्स आपने यहाँ पे किया है, तो हम यहां से हमारा पेन ऑप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशंस को थोड़ा सा समझ लें। कंप्यूटर जैसा कि आपको पता है बिजली से चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो भी आपका डेटा आपने दिया है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशंस को सोच समझकर मतलब कि प्रोसेस करके उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल के हमें इन्फॉर्म करता है। और इस सारे प्रोसेस में उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हार्डवेयर की बात करें, या आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में जिसको भी हम फिजिकली देख पाते हैं, छू पाते हैं, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये आपको कीबोर्ड दिख रहा है और ये माउस दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आप अपनी आंखों से देख पाते हैं, जितना आप लैपटॉप यूज करते हो, चाहे आप पीसी यूज करते हो, तो आप इन सबको देख पाते हैं टच कर पासे। तो ऐसे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं उनको हार्डवेयर की कैटेगरी में माना जाता है। वहीं इस सीपीयू के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि आपने जो वर्क करना चाहा उसके ऊपर इन्होंने परफॉर्म किया, तो वो परफॉर्म कराने के लिए जिसका उपयोग होता है उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रिजल्ट जो प्रोग्राम आपको दिखाता है उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर का नॉर्मली आपने अपने डेस्कटॉप पे, अपने डेस्क के ऊपर आपने अपना पीसी रखा है, लैपटॉप रखा है, तो आपको समझ में आता है कि ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा लैपटॉप है। लेकिन हम कार्य पद्धति के आधार पर और या फिर आकार के आधार पर, मतलब कि साइज के आधार पर भी कंप्यूटर्स का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स कार्यों के आधार पर होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये जितने भी आपने यहाँ पे कंप्यूटर्स देखे हैं इनको हम इनके वर्किंग स्टाइल के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। वहीं अगर छोटा बड़े आकार में बात करें तो हम अगर शेप के आधार पर क्लासिफिकेशंस करते हैं, तो कुछ कंप्यूटर मेन फ्रेम होते हैं, कुछ मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, पीसी होता है आपके हाथ में, पाम टॉप, नोटबुक, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फोरकास्टिंग करने के काम में आते हैं, या आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च करने के काम में आते हैं। सुपर कंप्यूटर नाम से पता लग रहा है सुपर होते हैं। अब इनकी जो डेटा पे कैलकुलेशंस की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये आधार पे, आकार के आधार पर बांटा हुआ वर्गीकरण है। अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करें तो कुछ पॉइंट से आप याद कर सकते हैं कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्रेवन, और भारत का है परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ आधार आकार के और कुछ कार्य पद्धति के आधार पर हमने कंप्यूटर्स को बांट दिया है। यहाँ पे हमने कुछ इमेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है कि जैसे एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है स्पीडोमीटर पे, थर्मामीटर पे। जैसे आप जो बाइक चलाते हैं, आजकल तो डिजिटल होने लग गया, लेकिन जो पहले आता था बाइक, उसमें इस तरीके का जो कैलकुलेशन आपको मीटर पे दिखती थी वो उसके अंदर वर्क करता था एनालॉग। जैसे आप अभी बुखार नापने के लिए थर्मामीटर्स को यूज करते हैं, तो उसमें भी जो पैरामीटर यूज होता है उसके लिए भी एनालॉग टाइप के कंप्यूटर्स को उपयोग किया जाता है। वहीं अगर आप बात करें मेन फ्रेम या
पाम टॉप की, तो आपके हाथ में इतनी सारी डिवाइसेस आपके हाथ में है, तो वो सब इसी का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें, जिसमें हमने एक इमेज को उपयोग किया है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स, पीडीए होता है, आपका स्मार्टफोन्स होते हैं, पेन टैबलेट होता है, नोटबुक होता है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मतलब छोटे आकार के जो कंप्यूटर्स हैं, उनको आपकी श्रेणी में लिया जा सकता है। वहीं अगर सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो देखिए कितना पावरफुल, कितना बड़ा डेटाबेस इसके अंदर रहता है। तो जैसे वैज्ञानिक कोई खोज होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, इन सब में, रक्षा के अंदर, इन सब के अंदर इस तरह का कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट कवर किए हैं कि जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके नाम और उनके देश के यहाँ पे हमने मेंशन किया है। जैसे जापान का, भारत का और अमेरिका, तो आप इसको देख सकते हैं। भारत का परम है, जापान का फित्यूजीज है, आईबीएम का सेक्यू है, अमेरिका का बना हुआ है आईबीएम। तो इस तरीके से आप ये रिमेंबर पॉइंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कंप्यूटर्स के बेनिफिट्स की। तो आप भी जानते हैं कंप्यूटर का उपयोग करने से जो आपकी वर्क एफिशिएंसी है वो तो बढ़ती है। आप सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रख सकते हैं और व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, और बेहतर समझने के दृष्टिकोण से आप उसका उपयोग करते हैं कि जो भी आपके पास डेटा है उसको हम कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको यहाँ पे हम रख सकते हैं। और कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट में, आप जानते हैं बहुत कुछ आप देख पा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से सीख पा रहे हैं, बहुत सारी खबरें देख पा रहे हैं, न्यूज़ देख पा रहे हैं, अपने घर बैठकर आप पैसों की अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारा उपयोग आज कंप्यूटर के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। तो ये कंप्यूटर के कुछ बेनिफिट्स हैं। और बेनिफिट की बात करें तो जो आपका वर्क होता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। आप जो इन्फॉर्मेशन रखते हो उसका पूरा का पूरा जो डेटा है वो सिक्योर रहता है। आज टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो वर्क करते हैं उसमें आपका टाइम बच जाता है। आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे आप अभी वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं। तो इस तरह की मल्टीटास्किंग भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है। आप प्रॉपर वे में इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आप जयपुर में हो, आप भारत में कहीं किसी स्टेट्स के अंदर बैठे हो, आप बाहर इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर पा रहे हो और इजी टू यूज कर पा रहे हो। आजकल बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल है, जैसे RSCAT के माध्यम से कंप्यूटर आप सीख लेते हैं, उसके अंदर आप बहुत सारे कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो एक आसान माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको कंप्यूटर लर्निंग से मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिसमें हमने कवर किया है सॉफ्टवेयर। तो पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या होगा। सॉफ्टवेयर जैसा हमने आपको बता चुके हैं कि आपके कंप्यूटर को चलाने और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन करने के लिए कंप्यूटर की बहुत अलग से कुछ डायरेक्शंस और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको हम ग्रुप वाइज रख सकते हैं। और ग्रुप वाइज रखने के साथ उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं, जिससे कि कंप्यूटर आपके टास्क को समझ सके। और क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर एक मशीनरी है, और मशीनरी को समझाने के लिए उसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या उसको बताना चाहते हैं, उसको किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखकर समझाया जाता है, तो वो सारा का सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक जगह रखा जाता है, जिसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये लैंग्वेज सी हो सकती है, .NET हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, एंड्रॉयड, पाइथन, इतनी सारी लैंग्वेजेस होती है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर्स को समझाया या डेटा निर्देश रखा जाता है। तो अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप जानते हैं कि अगर आप अकाउंटिंग काम करना चाहते हैं तो आप टैली का उपयोग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप MS वर्ड का, कैलकुलेशंस के लिए आप एक्सेल का, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कुछ विशेष कार्यों के लिए बनाए गए हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका सिस्टम है, जो मतलब जो आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उस यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने के लिए, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं आपका ऑपरेटिंग OS है, मैक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं। तो इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे गो थ्रू किया है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ देख पा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन सबके बारे में आप एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये कुछ उदाहरण भी हमने यहाँ पे आपको बताया है।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र, तो जिसमें आप इंटरनेट उपयोग करते हैं, बहुत सारे आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, बहुत सारी सर्चिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ वेब ब्राउज़र्स का कलेक्शन आपको दिया है। ये आप एग्जाम के दृष्टिकोण से इनका सबका एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से मौजूदा इंटरनेट पर जितने भी वेब पेज होते हैं, वेब पेज का मतलब है जितने भी एक आप ये बोल सकते हैं जो वेबसाइट्स होती है, फॉर एग्जांपल आप विकिपीडिया की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, नॉलेज बेस्ड चीजें को मिलती है। तो वो जो ग्राफिक्स होते हैं उन वेब पेज के ऊपर, जो मल्टीमीडिया होती है, जो ऑडियो होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको जो सपोर्ट करके आपके सामने प्रदर्शित करता है, इस तरीके का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो सब प्रोग्राम्स जो आपको सपोर्ट करेंगे एक साथ आपको इंटरनेट पे दिखाने के लिए, तो इसके लिए आप उपयोग करते हैं वेब ब्राउज़र का। हार्डवेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो जिसको आप छू और देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर की डेफिनेशन में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें हार्डवेयर के टाइप्स की, तो ऑपरेटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। ऑपरेटिंग डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर को चलाने के लिए रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू का उपयोग किया जाता है, तो ये सब ऑपरेटिंग डिवाइस का पार्ट है। वहीं अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में इनबिल्ट कर पाते हो, जिनके माध्यम से, जैसे माउस, जैसे कीबोर्ड, इन सबको इनपुट डिवाइस के अंदर माना गया है। और आउटपुट डिवाइस का मतलब है जो इनपुट करने के बाद, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट शो करता है, वो जितनी भी डिवाइस रिजल्ट शो करती है, चाहे वो प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, इन सबको आउटपुट डिवाइस के अंदर कंसर्न किया गया। तो इस तरीके से हार्डवेयर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के उपयोग जैसा आप जानते हैं बहुत जगह उपयोग हो रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, साइंस, बिजनेस, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, सब जगह कंप्यूटर्स का उपयोग है। आर्ट्स, ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इतने सारा उपयोग कंप्यूटर्स का है कि हर जगह कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। बात कर लेते हैं हमारे एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम की। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो थोड़ा सा आपका जो बुक है उसका एक कंटेंट हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमको डेफिनेशन बहुत सही लगी, अच्छी लगी, इसलिए हम आप उसका उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर बहुत सारे उपकरणों से बने होते हैं जो कि इनपुट करते हैं इंफॉर्मेशन, उस पर प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसके बाद आपको जो डिजायर फॉर्मेट है उसका रिजल्ट आपको शो करते हैं। तो बार बार एक बात आती है, डेटा को इनपुट करते हैं, तो डेटा का मतलब क्या होता है? तो डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब कि एक कच्चा फिगर्स जो इसका कोई डेटा नहीं निकल पा रहा, मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं निकल पा रही, तो डेटा इनपुट होता है कीबोर्ड के माध्यम से, इनपुट किया जाता है, और कंप्यूटर मेमोरी में होता हुआ, स्टोर होता हुआ, जो प्रोसेस उस पर रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस करते हुए आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मॉनिटर पे शो हो जाता है। तो कंप्यूटर जो एक प्रोसेस करता है और उससे एक इंफॉर्मेटिव प्रोडक्शन करता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन आपको रिजल्ट दिखाता है जिससे कि आप कोई निर्णय पहुंच पाते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम में देखने को आपको मिलता है। जब कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैसे कि ऑन और ऑफ को ही समझ सकते हैं, तो जहां ऑन का मतलब सर्किट ऑन है और जबकि ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है, तो ये दो बाइनरी सिग्नल्स आपको याद रखते हैं। ऑन का मतलब कंप्यूटर ऑन है और ऑफ का मतलब है कंप्यूटर ऑफ है। अब बात करते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस की। कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में कुछ इस तरीके का एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है। जितने भी पीपल्स होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसीजर्स करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर माध्यम से इंफॉर्मेशंस को निकालने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर्स उसके ऊपर होता है। इस प्रोसीजर्स में वो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, हार्डवेयर का यूज करते हैं, और उसके बाद एक इंफॉर्मेटिक डेटा निकल के आता है। उस डेटा से ये कोई ना कोई एनालिसिस पर्टिकुलर कर पाते हैं। तो इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर पीपल उस अपने डेटा के ऊपर प्रोसीजर्स करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग करके डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम का होता है। चलिए बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की। कीबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा, ये कीबोर्ड का स्ट्रक्चर हमने रखा है यहाँ पे
आप इसको डायग्राम को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एस्केप की दिख रही है, ये सारी यहाँ पे आपको फंक्शंस कीज होती है, हर फंक्शंस कीज कुछ ना कुछ वर्क करती है। ये आप जो देख पा रहे हैं, जो आपके घर पे रखे हुए कंप्यूटर्स में भी आपको दिखता है, इसे बोलते हैं नेविगेशन एंड एडिटिंग की, इसे बोलते हैं बैक स्पेस की, जिससे आप डिलीट करते हो, मिटाते हो। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव कीज दिखती है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स कीज दोनों तरफ दिखती है, और ये दोनों आपको विंडोज की दिखती है। यही डायरेक्शन कीज होती है, और ये नंबर पैड होता है जिसके थ्रू आप नंबर को क्लिक कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज होती है, उस कीज के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 104 से लेकर 108 कुंजियां, मतलब कि कीबोर्ड के बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभार बहुत ज्यादा भी देखने को मिल जाते हैं, कीबोर्ड की फंक्शनलिटी के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक जो इमेज है उसको ब्रॉड करके आपको समझाया है, थोड़ा सा आप इस पे गो थ्रू हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। उदाहरण के तौर पे हमने ट्यूटोरियल मैट से एक इमेज ली है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कौन सी चीज इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में माना जाता है। इसी तरह आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये इस तरीके के चेक जो निकलते हैं, ओसीआर जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, इसको रीड कर पाते हो इस मशीन के थ्रू, ओएमआर मशीन जो होती है, बारकोड मशीन होती है, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस के बोल सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। तो यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सा जो डिवाइसेस है वो इनपुट का पार्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, टच स्क्रीन, प्लॉटर जो कि एक तरीके का प्रिंटर का काम करता है, जीपीएस सिस्टम जो एक तरीके से आपको ये बताता है कि कौन सी लोकेशन से, जैसे आप गूगल मैप से फाइंड आउट कर पाते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल होती है। अब बात कर लेते हैं मॉनिटर और उसके टाइप्स की। तो मॉनिटर्स सामान्यतः है यहाँ पे आपको 4 तरीके के क्लासिफाइड किए गए हैं। सीआरटी जो बहुत पुराने चलते थे, आपको भी पता होगा, तो इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी जिसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिडिटी डिकोड्स, और प्लाज्मा को प्लाज्मा डिस्प्ले बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पिक्सल के माध्यम से कंप्यूटर जो पुराने आते थे, बहुत ज्यादा आप ये बोल सकते हो हीट जनरेट करते थे, लाइट्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवाइजेशन हुआ तो नई नई चीज आने लगी। यहाँ पे दृष्टिकोण है, आपको एलसीडी की फुल फॉर्म याद रखनी है और एलईडी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ये आपके बहुत काम की, एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रिंटर्स को और डेप्थ में समझने की बात करें तो प्रिंटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब बात कर लेते हैं इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जिससे कि एक कोई भी इंक का इंपैक्ट आता है, मतलब छपता है किसी कागज के ऊपर इंक आता है, तो उसको बोलते हैं इंपैक्ट। मतलब कि कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि वो कहीं ना कहीं एक ड्रम प्रिंटर की तरह होता है, कहीं ना कहीं हथौड़े की तरह इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि एक्सप्रेशन निकल के आते हैं। वहीं नॉन इंपैक्ट की बात करें तो वो बीम, लेजर बीम के थ्रू ये यूज किया जाता है। तो अगर हम इन दोनों पे देखें कि इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट, तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेसीव्हील्स। लाइन प्रिंटर की बात करेंगे, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। मतलब ये क्या करता है, नॉर्मली इस टाइप के जो जितने भी प्रिंटर होते हैं वो एक तरीके का एक हैमर टाइप होता है, उस हैमर पे अक्षर लिखे रहते हैं, वो हैमर बार बार प्रिंट करते रहते हैं, तो उसके ऊपर इंक यहाँ पे चलती रहती है, इसलिए इसे इंपैक्ट बोलते हैं। वहीं अगर लेजर की बात करें, नॉन इंपैक्ट की बात करें, तो वहां पे बीम्स होती है जो हथौड़े की तरह वर्क नहीं कर रही, सीधा एक्सप्रेशन क्लियर करती जाती है पेज के ऊपर। तो इस तरीके के नॉन इंपैक्ट होते हैं। तो उसमें जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आपको बहुत सुनने को मिलते हैं, थर्मल प्रिंटर आपको मिलते हैं। तो ये सारे प्रिंटर्स का एग्जाम्पल है, आप इसको जरूर देखें और जरूर समझें, जिससे कि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड थ्योरी पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने आपको शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेशन फॉर्म्स दी है, इनको थोड़ा आप देख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैम और रोम। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता लग रहा है ओनली रीड कर सकते हैं, एक्सेस के अंदर है, हम एक्सेस करके चेंज भी कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रैम और रोम के अंदर। रैम के भी क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, डी रैम, एस रैम, एस डी रैम, इसकी फुल फॉर्म आपको सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। यहाँ पे हमने सब फुल फॉर्म लिख दी है, तो यहाँ से क्वेश्चंस उठ सकता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर हम कुछ भी जाके मेमोरी के साथ जाके हम कुछ सेव कर देते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन रीड एंड ओनली मेमोरी के अंदर हम केवल रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। जैसा कि आप कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हो तो उसमें आप देखा होगा कि आप जब बूटिंग प्रोसेस में जाते हो तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इनबिल्ट रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट होते हैं। वो चेक करते हैं अपना हार्डवेयर प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, अटैचमेंट प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा। तो इन सबका जो काम होता है वो रोम के अंदर होता है। तो रीड ओनली मेमोरी के अंदर कुछ आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, एमरोम, पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम, फ्लैश मेमोरी, ये सब एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये है रीड ओनली मेमोरी के। वहीं अगर कंप्यूटर की मेमोरीज में जो प्राइमरी दोनों रोल प्ले करते हैं, वहीं सेकेंडरी रोल होता है कि आप उसकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए जो बाहर से कुछ अटैचमेंट लाते हैं, जैसे पेन ड्राइव लगा देते हैं, हार्ड डिस्क लगा देते हैं, ये सब सेकेंडरी, या आप सीडी लगा देते हैं, हार्ड डिस्क लगा देते हैं, ये सब सेकेंडरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है, जिसको हमने यूज किया है एडुकैप सीबीए का। ये एक अच्छा सा डायग्राम था जो हमने आपको प्रेजेंटेशन में दिया है। और यहाँ पे हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं, एसएसडी, ऑप्टिकल डिवाइस, फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब जो एनएस, ये सब जो एग्जांपल आप देख पा रहे हो, ये सारे एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी के हैं। फिर बार बार हम बोल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। रैम, रोम, पी रोम, ईपीरोम, ईपी रोम, एसआरएम, डीआरएम, डीडीआर, एसडीआर, ये वैसे भी आपके बहुत काम की चीज है। तो ये सारे के सारे आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोम, रैम आपको दिख पा रहे हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी में, सीडी, डीवीडी, डीवीडीआर, डीवीडीआरडीआर, इनकी कितनी कैपेसिटी है रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल। रिकॉर्ड करने का मतलब है रिकॉर्ड करते हैं, रीराइटेबल में रिकॉर्ड भी करने के बाद अगर उसको आप रीराइट करना चाहते हैं, दोबारा से चेंज करना चाहते हैं, तो कौन कौन में ये चीज रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल होती है, और यहाँ पे हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं उसका। तो यहाँ पे भी आप ये देख लीजिएगा कितनी कैपेसिटी उपयोग होती है, उस कैपेसिटी का यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पता लग रहा है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है, आपकी कीबोर्ड प्रोसेस प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपके इनबिल्ट जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको देख पा रहे हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो जैसे आप क्रोम की बात करें तो वेब जो क्रोम है वो भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके इंटरनेट की फाइलों को एक्सेस करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड आप देख पा रहे हैं, आईओएस देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट आप ये देख पा रहे हैं, साइबन देख पा रहे हैं, मैक देख पा रहे हैं। तो ये सब जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसके एग्जांपल भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। यूनिक्स, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, 10, ये सब एग्जांपल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, आप इसको देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी आपका मेमोरी मैनेजमेंट है उसको परफॉर्म करना, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी का फुल यूटिलाइजेशन करना। जो आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं उस प्रोसेस मैनेजमेंट को प्रॉपर देखना कि प्रोसेस पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, प्रॉपर वे में हो रहा है नहीं हो रहा, जितनी भी आपकी डिवाइसेज हैं उनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा, आपका कीबोर्ड चल रहा है नहीं चल रहा, आपका माउस अटैचमेंट प्रॉपर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, आपकी सिक्योरिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी को भी मैनेजमेंट काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और उसके बाद आप जितने भी फाइल फोल्डर बनाते हो, जहां भी ड्राइव में रखते हो, उन सबका मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आप जब कंप्यूटर यूज करते हो तो आपको पता होता है स्टार्ट बटन यहाँ पे मेंशन होता है। स्टार्ट बटन पे आप जाते हो, क्लिक करते हो तो पूरी डिवाइस खुल जाती है, तो जो भी आपकी लिस्ट होती है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे हो, आप कोई भी कंप्यूटर पे जाके न्यू फाइल ओपन कर पा रहे हो, सेव कर पा रहे हो, क्योंकि उसके आगे एक ग्राफिक्स का होता है कि ये न्यू का बटन है, ये सेव का बटन है। तो ऐसा जो इंटरफेस होता है उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल, इसके अंदर एलिमेंट इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो वर्ड है वो 1970 के अंदर अपनाया गया था। तो लगभग सभी जितने भी आज के जमाने के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ही उपयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है।
बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो हमने उसमें कवर करा दिया है, जो आपके काम का है वो हमने आपको बता दिया है। अब आप बात कर लेते हैं इंटरनेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटरनेट। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन, जिसमें बहुत बड़े एरिया को कवर किया जाता है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जितने भी होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उसको इंटरनेट का नाम हम बोलते हैं। और इंटरनेट में एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए आईपी का यूज किया जाता है। और दुनिया का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेलनेट था, जिसे वर्ष 1974 में लॉन्च किया गया। भारत में आईएसपी 1995 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम बीएसएनएल था। अब बहुत सारे आप आईएसपी प्रोवाइडर देख पा रहे हैं, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये सब आपको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। आईएसपी में नॉर्मली 6 रूप से आप देख सकते हैं। डायल, जैसे पुराने फोनों में आप देखते होंगे लाइन के माध्यम से आपको इंटरनेट मिलता था। एक होता है डीएसएलएल, जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये डायल अप तकनीक का मतलब वही फोन की लाइन को यूज करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। वायरलेस की बात कर लेते हैं, तो वायरलेस ब्रॉडबैंड आपको देख पा रहे हैं आपके घरों में लगे हुए हैं। वाईफाई की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, वायरलेस फिडेलिटीज इसका फुल फॉर्म होता है। आईएसडीएन की बात करें तो इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से भी आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इथरनेट की बात करते हैं तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए, जैसे मान लेते हैं एक पर्टिकुलर लैब है जिसमें कॉलेज है, उस कॉलेज में 10-15 लैब्स हैं और वो दूर दूर है, तो उन सबको लोकल एरिया से एडजॉइन करने के लिए आप इथरनेट का यूज कर सकते हैं। मॉडेम, मॉडेम का नाम से पता लग रहा है, मो मतलब मॉड्यूलेशंस, डैम मतलब डीमॉड्यूलेशंस। मॉडेम के माध्यम से हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब हम डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। वहीं तथा जब हम मॉड्यूलर सिग्नल को एनालॉग में माफ कीजिए, जब एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं तो उसके डीमॉड्यूलेशंस कहते हैं। तो इसीलिए मॉडेम का नाम आ गया। तो मॉडेम बहुत प्रकार के होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं जो कंप्यूटर को सर्किट्स के बाहर रहते हैं। इंटरनल मॉडेम जो होते हैं वो आपके जो कंप्यूटर का सर्किट है उसके अंदर सेफ रहते हैं। फैक्स मॉडेम फैक्स मशीन में काम में लिया जाता है। आजकल केबल मॉडेम भी आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा होगा। जब आपको इंटरनेट लगा के जाते हैं तो मॉडेम लगा के जाते हैं। हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल वायर के आप बोल सकते हैं मॉडेम आपको मिलता है। तो जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो मॉड्यूलेशंस का मतलब ये होता है कि वो आपके डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में करने का काम करता है। अब बात आती है इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, इंटरनेट बहुत बड़ा टर्म्स होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क को एडजॉइनिंग किया जाता है, जबकि इंटरनेट एक छोटे से एरिया के अंदर एक साथ जो कंप्यूटर्स होते हैं, छोटे एरिया के जो, या आप बोल सकते हैं किसी कंपनी के अंदर अगर अपने कंप्यूटर्स को एक्सेस करना है तो हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही यूज किया है कि इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क होता है, जबकि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट को कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, लेकिन इंट्रानेट में केवल उसी फर्म के, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंट्रानेट पे बहुत सी लिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन इंटरनेट पे लाखों कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपने यहाँ पे इसका अंतर समझा। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की कुछ टर्म्स की, जैसे www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपर टेक्स्ट पर आधारित, ये हाइपर टेक्स्ट एक तरीके की लैंग्वेज होती है इंटरनेट के पेज को डिजाइन करने के लिए। टिम बर्नर-ली ने 1989 में इसको वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया था। HTML एक तरीके की लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप पेज का निर्माण करते हैं, वेब पेज का निर्माण करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट आपने देखी होगी, वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे वेब पेज होते हैं और सारे वेब पेज मिलके एक इंटरनेट पे दिखते हैं जिसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, या आप कहते हैं पर्टिकुलर URL होता है। तो इस तरीके से एक की वेबसाइट बनती है, और वेब सर्वर होता है जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर पर एक जगह एकत्रित रहती है, उसे बोलते हैं वेब सर्वर। जैसे GoDaddy सर्वर देता है, ये सब वेब सर्वर की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं URL क्या होता है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का आप जब आप उसको लॉगिन करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे https www ehindistudy.com। आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने वेबसाइट ली है। तो जो https आप देख पा रहे हैं इसको ये बोलते हैं प्रोटोकॉल।
www ये एक सब डोमेन होता है, और ई हिंदी स्टडी .com आपका एक डोमेन होता है, मतलब आपका पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशंस का नाम जो होता है वो इसमें आप देख सकते हैं। मान लेते हैं आपने एक फर्म बनाई XYZ, तो XYZ.com और www आपको यहाँ पे दिखेगा, तो www जो है वो यहाँ पे डोमेन सब डोमेन का काम करता है। और जो HTTPS होता है, ये प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर प्रोटोकॉल होता है कि जब कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली इसी साइट पे पहुंचेगा, कहीं भी वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो सकता। तो एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है, एक एड्रेस होता है जो एग्जैक्टली अपने वेब को अपने एड्रेसेस पे पहुंचाता है। वही बात करते हैं डीएनएस, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का काम डोमेन नेम के आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। जब हम किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउजर पे टाइप करते हैं तो डीएनएस उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और आईपी एड्रेस से डायरेक्टली हम उस वेबसाइट या उस कंप्यूटर पे चले जाते हैं और वो आईपी एड्रेस में हमको कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सी वेबसाइट में .gov जो कि गवर्नमेंट की होती है, edu जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की होती है, .net आपका नेटवर्क सपोर्ट सेंटर्स होता है, .com आपका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, org, info, firm, इन USPK, ये सब आप जो देख पा रहे हैं .in USPK, ये आपकी कंट्री को डिक्लेयर करते हैं। जबकि ये जो है ये टॉप मोस्ट डोमेन्स होते हैं। जब आप कोई वेबसाइट लेते हैं तो आप .com के साथ वेबसाइट लेते हैं तो उसका टॉप मोस्ट डोमेन की कैटेगरी में माना जाता है। वेब ब्राउजर जिसमें आप वेबसाइट्स देखते हैं, सर्चिंग करते हैं, वो सब वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। तो मार्केट में कुछ बेहतरीन वेब ब्राउजर अवेलेबल हैं, ओपेरा, एपिक, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सब वेब ब्राउजर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। आप इनका उपयोग डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आपके इंटरनेट को आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। आजकल वेब ब्राउजर बहुत सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, तो आप सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल आपको देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं HTTP और HTTPS में क्या फर्क होता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है, प्रोटोकॉल होता है, जिसका उपयोग वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच में कोई भी जो वेबसाइट्स होती है उसके डेटा का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए किया जाता है। वहीं हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर मतलब कि HTTPS का मतलब होता है कि जो भी सर्वर सिक्योर वर्जन होता है जिसमें ब्राउजर जो भी फाइल किसी सर्वर पे भेजता है, मतलब आप जो भी फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हो वो एग्जैक्टली वहां पे होती है, उसके बीच में कहीं भी क्रैक नहीं आ सकता, मतलब पूरा का पूरा सिक्योरिटी रहता है। तो एस लगने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा सिक्योर रहना। तो HTTPS में सिक्योर वर्ड यूज होता है, जबकि HTTP में हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। वेब क्राउलर क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप अपनी कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो नई वेबसाइट के ऊपर जितना भी डेटा होता है उस जो डेटा होता है उस डेटा के ऊपर वर्क किया जाता है। कौन वर्क करता है? जो बोट्स होते हैं, बोट्स जैसे गूगल के बोट्स होते हैं। गूगल के बोट्स का मतलब होता है गूगल ने अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रखी है। जब भी कोई वेबसाइट नई इंट्रो होती है तो उस पूरी वेबसाइट की वो स्कैनिंग करने का काम करता है। तो जब कोई नई वेबसाइट बनती है तो इस तरीके की धीरे 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 पूरी वेबसाइट्स को एग्जामिन करता है, इसलिए इसको क्राउलर बोलते हैं। जैसे कि मकड़ा जैसे चलती है, जैसे मकड़ी जैसे चलती है, इसलिए इसको क्राउलर वर्क बोला जाता है। तो जो बोट्स होते हैं वो पूरी की पूरी वेबसाइट को जब सर्चिंग करते हैं तो उससे बोलते हैं क्राउलिंग होना।